मित्रों, मैं संजय शर्मा एक बार फिर से मनोविज्ञान के बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मोटिवेशन। और हम लोगों ने पिछली क्लास में टाइप्स ऑफ मोटिवेशन और मोटिवेशन के मीनिंग और परिभाषाओं की चर्चा की थी, वहाँ डिस्कशन किया था। आज हम लोग बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा की विशेषताओं की, अभिप्रेरणा की कैरेक्टरिस्टिक्स की, और साथ में बात करने वाले हैं अभिप्रेरणा के सोपान एवं सिद्धांतों की। फिर उसके बाद हमारा ये यूनिट यानी कि थर्ड यूनिट कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम थर्ड यूनिट की प्रश्नोत्तरी लेकर हाजिर होंगे। मित्रों, तो चलिएगा आज हम आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आप देखिएगा, अभिप्रेरणा की विशेषताएं हम लोग बात कर लेते हैं। पहले अभिप्रेरणा की विशेषताएं। मित्रों, अभिप्रेरणा की इन विशेषताओं से एक बात और समझ में आती है, इसके अर्थ को हम लोग बहुत अच्छे से सीख लेंगे। अभिप्रेरणा की विशेषताएं, ठीक है ना, इसके अर्थ को और अच्छा स्पष्ट समझ लेंगे, सीख लेंगे, जान लेंगे। तो आइए हम लोग देखिए अभिप्रेरणा की विशेषताओं की बात करते हैं। सबसे पहली बात, अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। इसको हम लोगों ने सीखा, तो उसी संदर्भ में अभिप्रेरणा अधिगम का चालक है। पहली विशेषता, अभिप्रेरणा अधिगम का। ये प्रश्न ऐसे कैसे पूछा हुआ है, अभिप्रेरणा, ये पहली लाइन ऐसे की ऐसे इवन ग्रेड 3 के एग्जाम में भी पूछ ली, व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा जा चुका है मित्रों। इसीलिए पहले एक एक पंक्ति से क्वेश्चन बनता है, एक एक पंक्ति, एक एक स्टेटमेंट, एक एक विशेषता यहाँ पर अभिप्रेरणा की क्वेश्चंस को प्रीफर करती है। इसीलिए एक एक लाइन को सीखना है हमें। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक है, मुख्य चालक है या मुख्य सोपान है, मुख्य सोपान है। कौन? अभिप्रेरणा। नंबर 2, अभिप्रेरणा मनोशारीरिक, मनोशारीरिक। अभी मनोशारीरिक का मतलब क्या है? मनो का मतलब होता है आंतरिक, मन कहां पर होता है? अंदर विद्यमान होता है। और शरीर यानी देह, दैहिक जिसे कहते हैं, शारीरिक जिसे कहते हैं, वो बाहरी पक्ष होता है और मन हमेशा आंतरिक पक्ष होता है। मित्रों, हमारे व्यक्ति शरीर के या प्राणी शरीर के 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक और बाह्य। बाह्य को दैहिक या शारीरिक कहा जाता है और आंतरिक को मनः या मनो कहा जाता है, ठीक है ना। तो मनोशारीरिक, मनोशारीरिक व या अथवा आंतरिक प्रक्रिया है। अभिप्रेरणा मनोशारीरिक व आंतरिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है? आंतरिक प्रक्रिया, यानी दोनों हैं होने को तो, लेकिन आंतरिक अधिक है, क्योंकि आंतरिक को ही हम लोग वास्तविक अभिप्रेरणा कहते हैं, ठीक है ना। उसके बाद अभिप्रेरणा तीसरा पॉइंट हम लोग बात कर लें। अभिप्रेरणा एक ऐसा अप्रकट व्यवहार है जो प्राणी को क्रियाशीलता देता है, यानी अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता प्रकट होती है। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता या गत्यात्मकता या निरंतरता प्रकट होती है, प्रकट होती है। ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं, उन्हीं को विशेषताओं में समझ रहे हैं। प्रकट होती है,
ठीक है ना। अभिप्रेरणा से क्रियाशीलता, गत्यात्मकता एवं निरंतरता प्रकट होती है। क्लियर है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है। आवश्यकता से शुरू होती है। किससे शुरू होती है? आवश्यकता से। कैसे मित्रों? फॉर एग्जाम्पल, मुझे गर्मी लग रही है, और गर्मी लग रही है तो गर्मी कहां पर लग रही है? अंदर। अब मुझे गर्मी से बचने के लिए कूलर, एसी या पंखे की आवश्यकता है, और कूलर, पंखे की ये आवश्यकता ही मुझे क्या करेगी? यहां पर क्रियाशीलता यानी गत्यात्मकता प्रदान करेगी। इसीलिए अभिप्रेरणा कहाँ शुरू होती है? आवश्यकता से आरंभ होती है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं अपितु साधन है। किसे प्राप्त करने का? लक्ष्य प्राप्त करने का, अधिगम करने का। तो हम कहते हैं पांचवा बिंदु, अभिप्रेरणा साध्य, साध्य को आप कह सकते हैं अधिगम नहीं वरन, अभिप्रेरणा साध्य नहीं वरन साधन है। साधन किसका? लक्ष्य प्राप्ति का, अधिगम का, सीखने का साधन है। कौन? अभिप्रेरणा। ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अभिप्रेरणा साध्य नहीं बल्कि साधन है। क्या है? साधन है। इसी प्रकार अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं बल्कि यह उसकी क्रिया को गति देती है। ठीक है ना। अगली विशेषता हम लोग पढ़ेंगे 6 नंबर, अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा क्या है? हमने पढ़ा अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है बल्कि उसकी क्रिया को गति प्रदान करती है। अधिगम का आधार नहीं है, लेकिन सोरेनसन कहते हैं आधार है। याद रखो, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है, अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है, बल्कि अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है बल्कि उसकी क्रिया को यानी अधिगम की क्रिया को गति प्रदान करती है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभिप्रेरणा क्या करती है? गति प्रदान करने का एक माध्यम है, एक तरीका है, एक चालक है। ठीक है ना। अभिप्रेरणा व्यक्ति की आंतरिक अवस्था को कहते हैं तथा यह आंतरिक अवस्था काल्पनिक होती है और उसी से व्यक्ति के अंदर क्रियात्मक व्यवहार उत्पन्न होता है। ठीक है ना भाई। कल्पना, इच्छा, मनोकामना, अभिलाषा आपके अंदर उत्पन्न हुई और अंदर उत्पन्न उन मनोकामना, अभिलाषा और इच्छाओं ने आपको क्या दे दी? क्रियाशीलता दे दी। आप गति करने लग गए उस कल्पना को पूरा करने के लिए, उस इच्छा को प्राप्त करने के लिए, उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए। तो वास्तव में अभिप्रेरणा आंतरिक अवस्था होती है। अभिप्रेरणा
आंतरिक उत्तेजना या अवस्था है। अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना या अवस्था है जिसके परिणाम स्वरूप व्यक्ति में क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। आंतरिक उत्तेजना या अवस्था है जिसके फलस्वरूप क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। अब क्रियाएं उत्पन्न होने का मतलब क्रियाशीलता का आना, उत्पन्न होती हैं। सीधा से भाषा में भाई सीधी सी बात है, अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना व अवस्था है जो उत्तेजना व अवस्था वे उत्तेजनाएं जो कल्पना के रूप में होती हैं, अभिलाषा के रूप में होती हैं, इच्छाओं के रूप में होती हैं, मनोदशाओं के रूप में होती है, आंतरिक होती हैं। और इन आंतरिक कल्पना, मनोदशा, अभिलाषा, इच्छाओं के फलस्वरूप व्यक्ति क्रियाशीलता यानी क्रियाएं उत्पन्न होती हैं। इसीलिए यहाँ पर लिख दिया, अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना व अवस्था है जिससे व्यक्ति को क्रियाएं या जिसके फलस्वरूप क्रियाएं उत्पन्न होती हैं या व्यक्ति क्रियाशीलता को प्राप्त करता है। ठीक है। अभिप्रेरणा किसी आवश्यकता से प्रेरित होती है तथा जब तक आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो जाती तब तक प्राणी सक्रिय रहकर उसको पूर्ण करता है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से उत्पन्न होती है और जब तक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तब तक प्राणी सक्रिय होकर पूर्ण करता है, यानी अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। वास्तव में सच्चाई है कि जब तक आपको भोजन नहीं मिल जाता तब तक आपका भूख रूपी चालक शांत नहीं होता है। तो यह भूख रूपी चालक एक ऐसा आंतरिक उत्तेजक है, एक ऐसा आंतरिक प्रेरक बल है जो आपको भोजन रूपी उद्दीपक तक ले जाने में तब तक नहीं रुकता जब तक वह भोजन को प्राप्त नहीं कर लेता। इसी को हम अभिप्रेरणा की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में परिभाषित करते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करें, अभिप्रेरित व्यवहार उत्पन्न होने के बाद उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है, यानी आपकी आवश्यकता जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक वह जारी रहता है, लगातार चलता रहता है। ठीक है। तो हम लोग अगला पॉइंट पढ़ लें, 9 नंबर का, अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य प्राप्ति तक, डायरेक्ट लिख देता हूं, उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। कुल मिलाकर अभिप्रेरित व्यवहार यानी आपको अगर मोटिवेशन मिल गया है, आपको प्रेरक बल की प्राप्ति हो गई है, आप किसी वजह से आप प्रेरित हो गए हैं, तो आप
तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आप अपने उद्देश्य या लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। तो मित्रों, ये बिल्कुल सच्चाई है, बिल्कुल परफेक्ट है कि अभिप्रेरित व्यवहार यानी मोटिवेटेड एक्टिविटी जो है, मोटिवेटेड जो एक्शन है, वो तब तक जारी रहता है जब तक हम अपने उद्देश्य और लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर लेते हैं। ये सच्चाई है। बहुत सारे लोगों को आपने इस दुनिया में आगे बढ़ते हुए, ऊंचाइयों को, शिखर को प्राप्त करते हुए देखा होगा। आपने देखा होगा वो तब तक दम नहीं लिया उन्होंने, तब तक नहीं रुके, तब तक उन्होंने आराम नहीं किया जब तक उन्होंने अपने शिखर को नहीं छू लिया हो। चाहे वो अरुणिमा सिन्हा हो, चाहे वो प्रांजल पाटिल हो मित्रों, चाहे वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री जी हों, चाहे वो महात्मा गांधी जी हों। इतने सारे एग्जाम्पल्स हम लोग अपने जीवन काल में सीखते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं। जहाँ पर अरुणिमा सिन्हा की बात की जाए, जब वो एक लगभग 17 साल की, लगभग 11-15 साल की बच्ची थी, तब ट्रेन से उसका पैर कट गया और उसके बावजूद उसने माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। ये बड़ी गजब की बात थी। यानी वो इतनी प्रेरित हुई, उनके अंदर एक आंतरिक उत्तेजक ने ऐसा जन्म ले लिया कि जब तक मैं माउंट एवरेस्ट को फतेह नहीं कर लूँगी तब तक रुकूंगी नहीं, थमूंगी नहीं, विश्राम नहीं करूँगी। और उन्होंने ऐसा किया। प्रांजल पाटिल, जो कि जन्म से अंधी होने के बावजूद उनके अंदर एक इच्छा ने जन्म ले लिया और वह इच्छा थी कि मुझे IAS बनना है, और उन्होंने बनकर दिखाया। और वो आज दक्षिण भारत में एर्नाकुलम जिले की कलेक्टर भी हैं, जन्म से अंधी महिला होते हुए। भारत का प्रथम जन्मांध महिला जो कि IAS पद पर, जिले कलेक्टर पर आज काबिज हैं। ये बहुत गजब की बात है। तो कहीं ना कहीं उनके पास एक ऐसा प्रेरक बल था, एक ऐसी अभिलाषा, एक ऐसा आंतरिक उत्तेजक, जिन्होंने उनको तब तक नहीं रुकने दिया जब तक उन्होंने अपने उस अंतरिम गोल की प्राप्ति, उस लक्ष्य की प्राप्ति, उस उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर ली। तो मित्रों, वास्तव में ये अभिप्रेरित व्यवहार तब तक जारी रहता है जब तक हम अपने उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर लेते। यही अभिप्रेरणा है। तो अभिप्रेरणा की इन सभी विशेषताओं से यह बिल्कुल क्लियरली स्पष्ट हो गया कि अभिप्रेरणा, एक बार पुनः इनको रिमाइंड कर देता हूँ चूँकि ये सारी विशेषताएं बहुत मज़ेदार और महत्वपूर्ण हैं। अभिप्रेरणा मित्रों ध्यान से सीख लो। अभिप्रेरणा अधिगम का मुख्य चालक और मुख्य सोपान है। यानी बिना, यहाँ पर सीख ही नहीं सकते अगर अभिप्रेरणा ना हो, अगर ये ड्राइव काम ना करे तो। दूसरा, अभिप्रेरणा मनोशारीरिक व्यवहार है, यानी आंतरिक और बाह्य प्रक्रिया है। इसको आगे आंतरिक प्रक्रिया है भी मैंने लिख दिया है, ठीक है। अभिप्रेरणा क्रियाशीलता, गत्यात्मकता और निरंतरता को प्रकट करती है। किसको प्रकट करती है? क्रियाशीलता को, निरंतरता को और गत्यात्मकता यानी गतिशीलता को। अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है। अभिप्रेरणा कहाँ से शुरू होती है मित्रों? आवश्यकता से। अभिप्रेरणा होती ही आवश्यकता से शुरू है। अगर आपको किसी चीज़ की नीड है, किसी चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ज़रूरत ही आपका उद्देश्य है, वही आपका उद्दीपक है। और उसकी प्राप्ति के लिए आप क्या करेंगे? क्रियाशील करेंगे, क्रियाशील हो जाएंगे। और क्रियाशील होने के बाद आप तब तक नहीं रुकेंगे जब तक आपको वो आवश्यकता आपकी पूरी नहीं हो जाती। इसीलिए अभिप्रेरणा साध्य नहीं वरन एक साधन है। आवश्यकता प्राप्ति का, लक्ष्य प्राप्ति का, उद्देश्य प्राप्ति का, अधिगम का साधन है, ठीक है। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा अधिगम नहीं है बल्कि अधिगम प्राप्ति का साधन है। स्वयं साध्य नहीं अपितु साधन है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं बल्कि उसकी क्रिया को गति देती है। अभिप्रेरणा अधिगम का आधार नहीं है बल्कि उसकी क्रिया को गति देती है, इस कारण उसे आधार मान लिया जाता है। अभिप्रेरणा आंतरिक उत्तेजना या अवस्था के होती है। उस आंतरिक उत्तेजना या अवस्था का नाम हम कल्पना, चिंतन, अभिलाषा, इच्छा आदि से ले सकते हैं। और ये
इनके फलस्वरूप क्रियाएं उत्पन्न होती हैं, यानी कि यहाँ पर व्यक्ति और प्राणी को क्रियाशीलता प्राप्त होती है। अभिप्रेरणा आवश्यकता से शुरू होती है और जब तक आवश्यकता पूर्ण नहीं होती तब तक प्राणी सक्रिय होकर पूर्ण करता है अपनी आवश्यकताओं को वास्तव में, और अभिप्रेरित व्यवहार उद्देश्य प्राप्ति तक जारी रहता है। तो ये सारी विशेषताएं हम लोगों ने सीखी किसके संदर्भ में मित्रों? अभिप्रेरणा के संदर्भ में। अब हम अभिप्रेरणा के ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर की बात करेंगे जहां पर हम पढ़ेंगे अभिप्रेरणा के सोपान। अभिप्रेरणा के सोपान। देखो मित्रों, अभिप्रेरणा के कुल सोपान 3 हैं। कुल सोपान कितने हैं भाई? 3 हैं। अब देखो कौन कौन से हैं। पहला आवश्यकता, दूसरा चालक, इसको अंतर्नोद भी कहा जाता है, इसको प्रणोद भी कहा जाता है, और तीसरा सोपान है उद्दीपक या प्रोत्साहन। ये 3 सोपान पढ़े जाते हैं। इसको अंग्रेजी में नीड कहते हैं, इसको ड्राइव कहते हैं, और इसको इंसेंटिव कहते हैं। इंसेंटिव कहते हैं। ठीक है। अब कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता है आपसे, देखिएगा मैं आपको बता देता हूं। प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है, एम यानी मोटिवेशन बराबर एन प्लस डी प्लस आई होता है। अब आपसे क्वेश्चन पूछने का फॉर्मेट क्या बना सकता है? वो आपको दे सकता है एम बराबर एन प्लस क्वेश्चन मार्क प्लस आई दे सकता है, और आपको ऑप्शन में क्या दे देगा? ऑप्शन में ए, डी, एन, आई ऐसे ऑप्शन दे देगा। तो यहां पर क्या आ जाएगा मित्रों? डी आ जाएगा। यहां पर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। तो इसका अभिप्राय क्या हुआ? यहां पर अभिप्रेरणा आवश्यकता, आवश्यकता प्लस चालक प्लस उद्दीपक के योगफल का परिणाम है। आपसे एक प्रश्न पूछ सकता है मित्रों एग्जामिनर, योगफल का परिणाम
अभिप्रेरणा योगफल का परिणाम है। किन के योगफल का? आवश्यकता, चालक और उद्दीपक के योगफल का परिणाम है। इस कारण इसको हम लोग m बराबर n प्लस डी प्लस आई कहते हैं। कभी कभी n प्लस डी प्लस आई बराबर m दे सकता है। m का अर्थ यहां पर मोटिवेशन है। क्या है? मोटिवेशन है। तो ये 3 सोपान होते हैं। कितने सोपान होते हैं भाई? 3 सोपान होते हैं। अब ये तीनों सोपानों को 1 बाय 1 सीखते हैं हम लोग। देखिएगा, यहां पर सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता की। पहला सोपान है आवश्यकता। अब ये होती क्या है आवश्यकता? किसे कहते हैं? सबसे पहली चीज, नीड क्या है? नीड क्या है? आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, समझा होगा, जाना होगा। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। अर्थात मानव को या प्राणी को इस संसार में जिन जिन चीज़ों की आवश्यकता पड़ी, जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत महसूस हुई, उनका उसने आविष्कार कर लिया। जब मानव को गर्मी लगी तो उसने पंखा बना लिया, पंखे से काम नहीं चला तो उसने कूलर बना लिया, कूलर से भी काम नहीं चला तो उसने एसी बना लिया। और आजकल तो ऐसा ज़माना, ऐसा समय आ गया है कि एसी अंदर ही फिट करवा लेंगे। तो बेसिकली क्या है इसका अभिप्राय? इसका अभिप्राय, मेरा मतलब सिर्फ ये है कि जब जब मानव को, प्राणी को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ी, उसने उन चीज़ों का निर्माण कर लिया, उन चीज़ों का आविष्कार कर लिया, उन चीज़ों को खोज लिया, उन चीज़ों को प्राप्त कर लिया। तो वास्तव में आवश्यकता क्या है? इसका अभिप्राय निकल के आया कि मानव के पास, प्राणी के पास पहले उस चीज़ की कमी थी और उस कमी को पूरा करने के लिए उसने उस चीज़ का निर्माण किया, बनाया। जब व्यक्ति ने सोचा कि एक ऐसा माध्यम हो जिससे मैं बहुत सारे लोगों को, भले ही वो मेरे सामने नहीं हो, लेकिन सारी दुनिया के लोगों को अपनी आवाज़ पहुंचा सकूं, तो उसने ये मीडिया का माध्यम चुन लिया। उसने कैमरा बना लिया, उसने ऐसा डिजिटल बोर्ड बना लिया, उसने आवाज़ के लिए एक यंत्र का निर्माण कर लिया। तो आप सोचिएगा ये सब क्या है? ये बेसिकली व्यक्ति को जिन जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती गई उनका उसने आविष्कार कर लिया। तो वास्तव में बेसिकली आवश्यकता का लिटरल मीनिंग क्या हुआ? किसी चीज़ की कमी अथवा अति यानी पूर्ति। आपके पास किसी चीज़ की ज़्यादा पूर्ति हो गई, आप बहुत ज़्यादा एसी को आप पूरे हाईएस्ट मोड पर चलाते हैं और बहुत ज़्यादा कूलिंग होती है, तो फिर वह अधिकता भी आपको एक चीज़ की कमी की अनुभूति देगी, यानी अब गर्मी हो वापस। क्लियर है? तो अधिकता और कमी दोनों आवश्यकता को जन्म देती है मित्रों, याद रखिएगा। तो आवश्यकता क्या है? किसी चीज की कमी या अधिकता जैसे भोजन का अभाव, भोजन या पानी का अभाव, गाड़ी का अभाव, मोबाइल का अभाव, पुस्तकों का अभाव, कक्ष का अभाव, व्हाइट बोर्ड का अभाव, पंखे का अभाव, घड़ी का अभाव, ये सब कमियां हैं। तो किसी चीज की कमी अथवा पूर्ति। आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, भोजन का अभाव निम्न में से किस प्रकार का प्रेरक सोपान है? तो यह है कौन सा? आवश्यकता। ठीक है। दूसरा सोपान हम लोग पढ़ेंगे मित्रों, ये रहा चालक। इसको ड्राइव कहते हैं।
ये क्या है? आंतरिक है, आंतरिक है। और आंतरिक कौन कौन से होते हैं? जैसे भूख, प्यास, काम, निद्रा, मैथुन एवं सभी जैविक क्रियाएं। जो भी जीव को जरूरत होती है, जैविक क्रियाएं, ये सभी जैविक क्रियाएं तो हैं। भूख, प्यास, निद्रा, काम, मैथुन, ये सब हमारे अंदर उत्पन्न होते हैं। चालक हमेशा एक आंतरिक अंतर्नोद है, एक प्रणोद है जो प्राणी के अंदर विद्यमान है। आपको प्यास लगी और आप उस प्यास रूपी चालक को शांत करने के लिए, चालक है, प्यास चालक है। याद रखो, गलती मत करना, लगातार प्रश्न पूछे जा रहे हैं सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड एग्जाम्स में। निम्न में से चालक है प्यास, भोजन की कमी या भोजन, तो प्यास है। याद रखो, भोजन की कमी आवश्यकता है, भोजन खुद एक उद्दीपक है, यानी तीसरा सोपान है। इसलिए कंफर्म कर लो, याद रखो। तो चूंकि निम्न में से चालक या निम्न में से प्यास किस प्रकार का प्रेरक है, तो किस प्रकार का हुआ? चालक हुआ, आंतरिक अंतर्नोद हुआ, प्रणोद हुआ। इसको आंतरिक अंतर्नोद या प्रणोद भी कहा जाता है। ठीक है, देखो आंतरिक अंतर्नोद, प्रणोद, तीसरा सोपान हम लोग पढ़ते हैं, ये रहा। और ये है उद्दीपक या प्रोत्साहन। उद्दीपक या प्रोत्साहन, जिसको हम लोग इंसेंटिव कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहेंगे? इंसेंटिव। अब जैसे इसके एग्जाम्पल सीख लें तो देखो, भोजन, कपड़े, मकान, गाड़ी, घर, पानी, कुर्सी आदि। सभी प्रकार के ब्रह्मांड के जितने भी भौतिक संसाधन हैं, वे सभी संसाधन उद्दीपक या प्रोत्साहन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं मित्रों? उद्दीपक या प्रोत्साहन कहलाते हैं। अर्थात अभिप्राय ये हुआ यहां पर कि ये सभी प्रकार के जो भी भौतिक संसाधन है, गाड़ी, घोड़े, पंखा, मकान, घर, कपड़े, भोजन, पानी, कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा, चेयर, बुक्स, बोर्ड, एवरीथिंग इज स्टिमुलस, इंसेंटिव, प्रोत्साहन, उद्दीपक। मित्रों, इन चीजों की या इन सभी भौतिक पदार्थों, भौतिक संसाधनों का अभाव या अधिकता, कमी या अधिकता आवश्यकता को जन्म देती है। आवश्यकता चालक को जन्म देता है और अंत में उद्दीपक या प्रोत्साहन होता है। यानी जब व्यक्ति उस चालक के कारण तनावग्रस्त होता है तो उस तनाव को दूर करने के लिए वह उस चीज के लिए कोशिश करता है, प्राप्त करने की प्रयास करता है, और उसी को यहाँ पर प्रोत्साहन कहा जाता है।
क्या कहा जाता है मित्रों? प्रोत्साहन कहा जाता है। तो मूल रूप से यहाँ पर अभिप्रेरणा के कितने सोपान होते हैं? 3 सोपान होते हैं और तीनों सोपानों को हम लोगों ने पढ़ लिया। मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया, शरीर में यानी आपके शरीर को, प्राणी शरीर को नींद लेने या आराम करना है, तो यहां पर नींदों का अभाव और आराम करने की कमी क्या है? आवश्यकता है। नींद स्वयं क्या है? वो चालक है, वो चालक है। नींद स्वयं क्या है? वो चालक है। और लास्ट में नींद या आराम का मिल जाना वो आपका उद्दीपक है। क्या है मित्रों? उद्दीपक है। क्लियर हो गया? इसी प्रकार भोजन की कमी क्या है? भोजन की कमी आवश्यकता है और भूख क्या है? चालक है। और भोजन खुद क्या है? आपका उद्दीपक या प्रोत्साहन है। ऐसे पढ़ लीजिएगा। इसी प्रकार पानी की कमी, वो खुद पानी का अभाव आवश्यकता है। उस पानी के अभाव ने प्यास को जन्म दिया, प्यास आपकी चालक है और पानी स्वयं उद्दीपक या प्रोत्साहन है। इस प्रकार ये 3 सोपान यहां पर पढ़े जाते हैं। कितने सोपान पढ़े जाते हैं मित्रों? 3 सोपान पढ़े जाते हैं। कितने सोपान पढ़े जाते हैं? 3 सोपान। देख लीजिएगा, हम लोगों ने तीनों सोपानों को पढ़ लिया है। ठीक है। अब तो यहां पर हम लोगों ने अभिप्रेरणा के सोपानों की चर्चा कर ली, अभिप्रेरणा की विशेषताओं की बातें कर ली। मित्रों, अभिप्रेरणा के इन तीनों सोपानों से एक बात पूरी तरह स्पष्ट हो जाती है कि वास्तव में इन सभी तीनों सोपानों की अभाव में अभिप्रेरणा की प्राप्ति संभव नहीं है। क्योंकि यहां पर हम बात कर लें, वास्तव में किसी भी प्राणी को गति देने वाली, क्रियाशील बनाने वाली जो प्रक्रिया है, जो अवस्था है, वो उसका चालक है, जो उसके अंदर विद्यमान है। मित्रों, इस चालक शब्द का ड्राइव शब्द का सबसे पहली बार प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। मैं यहां पर लिख देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। चालक यानी ड्राइव शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था भैया? वुडवर्थ ने किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। इस शब्द का, चालक शब्द का पहली बार प्रयोग, ड्राइवर शब्द का प्रयोग, सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? वुडवर्थ ने किया था। किसने किया था मित्रों? वुडवर्थ ने किया था। इस बात को आपको ध्यान में रख लेना चाहिए। तो किसी भी वस्तु की कमी और अधिकता उत्पन्न करने वाली स्थिति को हम लोगों ने आवश्यकता कहा। जब किसी चीज़ की कमी और पूर्ति की बात आती है तो वह आवश्यकता को जन्म देती है, वह आवश्यकता कहलाती है। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, यहाँ पर आवश्यकता एक ऐसा मनोवैज्ञानिक चालक प्रणोद या अंतर्नोद है जो व्यक्ति को, जो प्राणी को आवश्यकता की उत्पत्ति के परिणाम स्वरूप क्रियाशील बना देता है। क्या बना देता है? क्रियाशील बना देता है। तो यह क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाली स्थिति कौन सी है? चालक। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्रियाशीलता उत्पन्न करने वाली स्थिति अथवा सोपान कौन सा है? तो वह चालक है। क्या है मित्रों? चालक।
मैं लिख देता हूं क्रियाशीलता की उत्पत्ति। ये ब्लू कलर में लिख दिया है, आप ध्यान से सीख लीजिएगा। क्रियाशीलता की उत्पत्ति किससे होती है मित्रों? चालक से होती है, अंतर्नोद से होती है या प्रणोद से होती है। और तीसरा सोपान है हमारा कौन सा? उद्दीपक या प्रोत्साहन। यहाँ पर प्राणी के चालकों की पूर्ति या संतुष्टि करने वाले प्रोत्साहन या उद्दीपक कहलाते हैं। यानी जब चालक की पूर्ति हो जाती है, जब चालक संतुष्ट हो जाता है, तो ऐसी स्थिति को, ऐसी अवस्था को प्रोत्साहन या उद्दीपन कहा जाता है। तो मित्रों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर था। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर अभिप्रेरणा के संदर्भ में अभिप्रेरणा के सोपान कहे जाते हैं, जो 3 होते हैं। और इन तीनों का योगफल ही प्रेरणा, प्रेरक या अभिप्रेरणा को जन्म देता है। इसके बाद की कहानी मित्रों, अभिप्रेरणा के से संबंधित प्रेरक और सिद्धांतों की चर्चा हम करेंगे अपनी अगली क्लास में। मित्रों, आज की इस क्लास को, अभिप्रेरणा के सोपान और विशेषताओं को जानकर हम इस क्लास को, इस कक्षा को यहीं पर विराम देंगे मित्रों। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।